बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 100 किस्तें सुन चुके हैं और अब 101 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने नाक दबाकर दरवाजे की तरफ छलांग लगाई, उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब अंदर ही से नहीं बल्कि बाहर से भी बंद था। मैं उस पर घूंसे बरसाने लगा, लेकिन मुझे अपने हाथ पांव बेजान महसूस होने लगे। घूंसे इस अंदाज में उठ रहे थे जैसे स्लो मोशन में कोई पिक्चर दिखाई जा रही हो। रफ्ता रफ्ता मेरे हवास जवाब देने लगे और फिर मुझे कोई अंदाजा नहीं हुआ कि मैं फर्श पर गिरा था या आहिस्ता आहिस्ता बैठ गया था। ये भी अंदाजा नहीं हो सका था कि होश कितनी देर में आया। होश आया तो मैंने अपने इतराफ के माहौल को देखा। चारों तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आया, लेकिन ये सब्जा घास या दरख्तों का नहीं था, बल्कि इस कमरे की दीवारों पर सब्ज पेंट किया गया था। सब्ज पर्दे लटकाए गए थे। जो फर्नीचर यहाँ मौजूद था उस पर भी अमकाना अंदाज में सब्ज रंग ही किया गया था। खिड़कियों के शीशे सब्ज रंग के थे। पता नहीं ये हमाकत क्यों की गई थी। छत पर एक फानूस लटका हुआ था जिसके शीशे सब्ज थे और उनमें सब्ज रोशनियां जल रही थी। सारा माहौल सबज सबज नजर आ रहा था, लेकिन आंखों के लिए ये रंग बेहद पुरसुकून था। मैंने गहरी सांस ली और अपने बदन के नीचे बिस्तर को टटोलने लगा। बिस्तर की सब्ज चादर पर मैं उठकर बैठ गया। इंतहाई हुसीन, नफीस और नरमो मुलायम बिस्तर था। मैं पाँव लटका कर बैठ के और चकराते हुए ज़हन को झटके देने लगा। अंदाज़ा लगाना चाहता था कि मेरी अपनी क्या कैफियत है। वाक़यात रफ्ता रफ्ता याद आ गए और ये भी एहसास हो गया कि मैं हसन पाशा का कैदी हूँ। हसन पाशा मेरे मुंह से ज़ेरे लब निकला। चंद लम्हात उसी तरह गुजर गए, फिर दफतन दरवाजे पर हल्की सियाहट सुनाई दी। एक रोशन शुआ अंदर आई और मुझे महसूस हुआ कि दरवाजे में छोटा सा सुराख करके अंदर देखा गया है। गालिबन इसका कोई इंतजाम था। फिर चंद लम्हे बाद दरवाज़ा खुला और एक भारी भरकम आदमी अंदर दाखिल हो गया। सफ़ेद रंग के सूट में ये बड़ी उम्दा शख्सियत का मालिक मालूम होता था। अंदर दाखिल होने के बाद उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, आप होश में आ गए मिस्टर? तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? मैंने तीखे अंदाज में कहा। यकीनन आप होश में आ गए हैं, वो अमकाना अंदाज में बोला। तो तुम्हें इस पर कोई एतराज़ है? जी नहीं, बल्कि मुझे तो ये हदायत की गई थी कि आपके होश में आते ही मैं इतला दूँ। किसे? ये आपको नहीं बताऊंगा। तो फिर यहाँ क्यों मर रहे हो? जाकर इतला दो। मैंने जवाब दिया और वो एकदम पीछे हटकर वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। वाकई कुछ खिसका हुआ ही मालूम होता था, वरना ये फजूल बकवास मुझसे ना करता। दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया था। मैं अपने ज़हन को संभाल कर ये सोच रहा था कि अब मुझे यकीनी तौर पर हसन पाशा के सामने पेश किया जाएगा। दफतन मैंने चौंक कर अपने बदन की तरफ देखा। बाथरूम में मैं सिर्फ एक अंडरवेयर पहने हुए था जिसमें मेरा पिस्तौल था। अब मेरे बदन पर एक लंबा गोंद था। अंडरवेयर बदस्तूर बदन पर मौजूद था, लेकिन पिस्तौल उसमें से गायब था। मैं एक ठंडी सांस लेकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। मैं इंतजार कर रहा था और तकरीबन 15 या 20 मिनट गुजर गए। फिर दरवाजे पर आहटें सुनाई दी और इस बार जो लोग अंदर दाखिल हुए थे उनकी तादाद 3 थी। तीनों मुकामी मालूम होते थे। बज़ाहिर उनके पास कोई हथियार वगैरह नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि वो मेरी तरफ से गाफिल नहीं होंगे। दुबले पतले बदन के एक शख्स ने बिगड़ी हुई अंग्रेजी में मुझसे अपने साथ चलने के लिए कहा और साथ ही ये हदायत भी की कि अगर मैंने कोई भी हरकत की तो उसके संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। शक्ल और सूरत से वो तीनों ही खतरनाक नजर आ रहे थे। इस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि मैं कुछ कर नहीं सकता था, लिहाजा मैंने दिल में तहिया कर लिया था कि इन लोगों से नहायत ही सलीके से गुफ्तगू करके ये मालूम करने की कोशिश करूंगा कि आखिर इनका मकसद क्या है। अपने इसी प्रोग्राम के तहत मैंने उनके साथ भी नरम रवैया इख्तियार किया और शाने हिलाकर आगे बढ़ने पर आमादगी जाहिर कर दी। दुबले पतले बदन का मुकामी आदमी मेरी रहनुमाई करने लगा। बाकी 2 आदमी मेरे पीछे आ रहे थे। मैं सुकून से रायदारियां तय करने लगा। थोड़ी देर के बाद मैं उसी मुकामी आदमी की रहनुमाई में एक चौबी दरवाजे के सामने पहुंच गया, जिसे खोलकर मुझे अंदर दाखिल होने का इशारा किया गया था। खासा बड़ा हालनुमा कमरा था जो इंतहाई नफीस फर्नीचर से आरास्ता था। हाल में तेज रोशनी हो रही थी और इसी रोशनी में मुझे एक घुटे हुए बदन का खूबसूरत आदमी नजर आ रहा था, जो एक बड़ी सी स्याह मेज के पीछे रिवाल्विंग चेयर पर बैठा मेरी जानिब देख रहा था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों के करीब मखसूस किस्म की झुर्रियां थी, जिससे उसके चेहरे पर इंतहाई शातिराना कैफियत पैदा हो गई थी। मैं कुछ और आगे बढ़ा तो उसने गर्दन खम करके मुझे अपने सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठने की पेशकश कर दी और दोनों हाथ मेज पर रखकर आगे झुक गया। उसके दोनों हाथों की उंगलियों में बेशकीमत अंगूठियां जगमगा रही थी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को उसने गर्दन खम करके कहा, लेकिन दफतानी मैंने उसके चेहरे के उजलात में एक खिंचावट सी देखी। वो अपना जुमला अधूरा छोड़कर मुझे देखने लगा।
उसकी आंखों में हैरत के नकूश गहरे होते जा रहे थे। दफातन उसने मेज के नीचे लगी हुई किसी घंटी का बटन दबाया और 2 आदमी अंदर दाखिल हो गए। सुनो सुनो, वो मुजरबाना अंदाज में बोला, फाइल नंबर 20 निकाल कर लाओ फुर्ती से। मैं खामोशी से उसकी शक्ल देख रहा था और उसकी इस कैफियत पर गौर कर रहा था। अंदाजा यही हुआ था कि पहले शायद वो मेरी असलियत से वाकिफ नहीं था, लेकिन अब उसने मेरी शक्ल पहचान ली थी। आने वाले दोनों आदमी बाहर निकल गए, दूसरे अफराद भी बाहर ही रुक गए थे। मैं खामोशी से उस शख्स को देखता रहा, फिर वो अपने आप पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे की मुतगय्यर कैफियत उसके इज़्तिराब का अंदाजा करा रही थी। क्या मैं तुमको हसन पाशा के नाम से मुखातिब करूं? मैंने सवाल किया। हाँ, मैं हसन पाशा ही हूँ। मैंने ही तुमसे गुफ्तगू की थी उस वक्त जब तुम बात ले रहे थे। तुम ट्रैकोश के मालिक हो? हाँ, ये मेरी मलकियत है, लेकिन बज़ाहिर यूँ महसूस होता है कि तुमने इसे मुजरमाना कार्रवाइयों का अड्डा बना रखा हो। यहाँ आने वाले लोग बाकायदा इस बात के लिए अदायगी करते हैं, फिर बाथरूम में इस किस्म के स्पीकर की मौजूदगी क्या मायने रखती है जिन पर तुम किसी को मुखातिब कर सको? पुलिस वालों की तरह जिरा कर रहे हो दोस्त। हालांकि तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी यहाँ क्या पोजीशन है। मैं उसी पोजीशन के बारे में जानना चाहता हूँ। सबसे पहले ये बताओ कि ट्रैकोश का पता तुम्हें किसने बताया? उसने सवाल किया। तुम्हें मालूम हो चुका होगा। नहीं मालूम हो सका, इसका जवाब दो। तुम्हारे साथी, वो जो मेरे कत्ल पर आमादा थे, जिन्होंने मुझे ग्रैंड टावर और दूसरी जगहों पर हलाक करने की कोशिश की, गालिबन तुम्हें इस बात का इल्म होगा कि एक बेगुनाह लड़की तुम्हारे आदमियों के हाथों मारी गई। तमाम बातों का इल्म है, लेकिन उस सफ़ेद फाम शख्स ने तुम्हें क्या बताया? यही कि वो तुम्हारी हदायत पर काम कर रहा था। क्या बताया उसने? वो हैरान होने वाले अंदाज में बोला। मरते वक्त उसके आखिरी अल्फाज यही थे। क्या? वो उछलकर खड़ा हो गया। क्या टेम्पलर मर गया? मुझे नहीं मालूम कि उसका नाम टेम्पलर था। हाँ, उसके साथ एक नेगरो भी था जो उसका इंतहाई वफादार साथी साबित हुआ और उसने भी उसी के साथ जान दे दी। ओह डैमन, ओह माय गॉड। मुकामी शख्स रिवाल्वर कुर्सी के पुश से टिक गया और कुर्सी पीछे को झुक गई। मैं पुरसुकून अंदाज में बैठा उसे देखता रहा। उसी वक्त वो दोनों आदमी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने एक पैकेट उस शख्स के सामने रख दिया जिस पर पिन बंधा हुआ था। उन्होंने एक पैकेट उसके सामने रख दिया। पैकेट नंबर पर 20 लिखा हुआ था। उसने उन दोनों को एक इशारा किया जिसे मैंने महसूस कर लिया था और वो दोनों कमरे के दरवाजे के पास रुक गए। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि इस फाइल में कोई ऐसी चीज़ ज़रूर मौजूद है जिसका ताल्लुक मुझसे है। मैं इस शख्स की तमाम कैफियत पर मुसलसल गौर किए जा रहा था। उसने मुजरबाना अंदाज में फाइल खोली। उसमें से प्लास्टिक कवर की एक छोटी सी फाइल निकाली। उसका पहला सफ़ा खोल कर देखा। मेरी निगाहें इस फाइल का जायजा ले रही थी, लेकिन उसका रुख इस तरह था कि मैं उसे देख नहीं सकता था। वो शख्स फाइल को देखता रहा और फिर उसकी निगाहें मेरी तरफ उठ गई। फिर उसने फाइल को दोबारा देखा और मेरी तरफ देखने लगा। उसके बाद उसने फाइल बंद कर दी। मुझे गुमान भी नहीं था कि तुम अली यार खान होगे, वो बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में बोला। मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई थी। मैं खामोश से उसे देखता रहा। मौजूदा सूरत हाल के बारे में मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर मैंने कोई फौरी अमल किया तो वो सिर्फ मेरे हक में नुकसानदेह होगा, और फिर मैं फ़ौरन कोई ऐसी कार्रवाई करना भी नहीं चाहता था तब वक्तिया के कोई सूरत हाल मालूम हो। क्यों मिस्टर, अब भी तुम इस बात से इनकार करोगे कि तुम अली यार खान नहीं हो? ये तुम्हारे सामने क्या है? मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा। तुम्हारी फाइल, तुम्हारे बारे में तफसीलात किसने मुहैया की हैं तुम्हें? मैंने सवाल किया और वो मेरी सूरत देखने लगा। तुम्हारे ख्याल में ये कौन हो सकता है? मैं नहीं जानता। बेहतर ये है कि तुम्हारा जहन इस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस इंकिशाफ ने मेरे जहन को झिंझना कर रख दिया है। अगर मैं तुम्हारी बातें समझ पाता हसन पाशा तो इनका जवाब देता, जबकि मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ये बताओ कि इन सारे मामलों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? हसन पाशा ने सवाल किया। जब तक तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दोगे मैं भला तुम्हारी बातों का जवाब कैसे दे सकता हूँ? सुनो अली, सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो गई है। मैं इतना बदहवास हो गया हूँ कि कुछ भी कर सकता हूँ। दरअसल ऐसा ही आदमी हूँ मैं। बदहवासी में मेरे इकदामात उमूमन उल्टे उठते हैं। ये भी हो सकता है कि तुम इस कुर्सी से जिंदा ना उठ सको, हसन पाशा ने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कैफियत थी जिसे मैं महसूस किए बगैर ना रह सका। मुझे यूं लगा जैसे वो कुछ कह रहा है, लेकिन तुम लोग तो मुझे पहले भी कत्ल करने की कोशिशें करते रहे हो। अगर इस बार भी तुम यही सब कुछ करोगे तो भला मुझे क्या ताज्जुब हो सकता है? अगर मेरे कत्ल से तुम्हारा मकसद पूरा हो रहा है तो फिर ठीक है। ज़ाहिर है मैं तुम्हें इससे नहीं रोक सकता, क्योंकि इस वक्त मेरी पोजीशन बहुत मखदूश है। पहले इस बात का एतराफ़ कर लो कि तुम अली यार खान ही हो ना? हाँ, मैंने इनकार कब किया है? मैंने जवाब दिया। लेकिन फिर ये बताओ कि तुम्हारा इन मामलों से क्या ताल्लुक? क्या तुम्हें इस बात का इल्म है कि किसी को तुम्हारी सख्त ज़रूरत है?
कोई तुम्हें अपनी तहवील में लेना चाहता है और उसके लिए उसने अपने कारकुनों को बड़ी बड़ी रकूमात पेश की हैं। कौन है वो? मैंने सवाल किया। हसन पाशा किसी सोच में डूब गया, फिर कहने लगा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि वो कौन है? तुम ये बताओ कि वो फाइल कहाँ है और तुम उसे लेकर यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें इस सिलसिले में क्या मालूम है हसन पाशा? मैं ये जानना पसंद करूंगा। सुनो अली, तुम ग्रीन पोल के लिए आए थे ना? एक शख्स नहीं चाहता कि तुम ग्रीन पोल से राब्ता कायम कर सको, ये उसका अपना मामला है। और यूं समझो कि हम सब उसके कारकुन हैं और उसी की इमा पर तुम्हें कत्ल कर देना चाहते थे। फाइल का उसूल हमारे लिए इस कदर अहमियत नहीं रखता जितना तुम्हारा ग्रीन पोल से राब्ता कायम ना होना। हाँ, अगर उसके साथ साथ ही फाइल भी हमें मिल जाए तो ये सोने पर सुहागा होगा। गोया अगर फाइल तुम्हें मिल जाए तब भी तुम मुझे कत्ल करने से बाज नहीं रहोगे। इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा। तुम्हें यूं समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी किसी भी तौर मुमकिन नहीं थी। बेशुमार लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए थे और मिलाकर तुम्हें कहीं ना कहीं तलाश करके कत्ल कर दिया जाता। इसमें भी कोई शक नहीं है कि तुम इंतहाई ताकतवर, चालाक और फुर्तीले हो। हम तुम्हारे बारे में गुफ्तगू करते थे तो यही कहते थे कि ये एजेंट इंतहाई खतरनाक मालूम होता है, लेकिन ये तसव्वुर ज़हन में नहीं था, ये गुमान भी नहीं था कि वो अली यार खान होगा। तुम मुझे कैसे जानते हो? मैंने कहा ना कि किसी को तुम्हारी ज़रूरत है और हम उसी के कारकुन हैं। तो फिर उस शख्स का नाम ही मैं क्यों ना ले दूं तुम्हारे सामने? मैंने जवाब दिया। सूरत-ए-हाल अब किसी हद तक मेरे ज़हन में वाज़ेह होती जा रही थी। क्या मतलब? वो चूंका। क्या उस शख्स का नाम ओलिव हावर्ड नहीं है? मैंने कहा और हसन पाशा के चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। मैं नहीं जानता कि उसका नाम क्या है, लेकिन बहर तौर तुम्हें फाइल के बारे में बताना होगा और ये भी बताना होगा कि तुम उन लोगों में कैसे शामिल हो गए। तुम्हारा उनसे मुंसलिक होना मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हारा ताल्लुक अमेरिकन CIA से है? नहीं, अमेरिकन CIA से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर तुम ओलिव हावर्ड के लिए क्यों काम कर रहे हो? मैंने कहा ना, इन तमाम बातों का मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। मुझे सिर्फ ये अहकामात मिले थे कि तुम्हें किसी भी तरह ग्रीन पोल से राब्ता कायम न करने दिया जाए, ख्वाह उसके लिए तुम्हें कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। और उसके साथ साथ ही मुझे ये हुक्म भी मिला था कि वो फाइल भी हासिल कर ली जाए। शायद हमारा चीफ इस फाइल के जरिए मिस्टर आइन शलायर को किसी खास मामले में ब्लैकमेल करना चाहता था और वो चीफ ओलिव हावर्ड है। मैं तुम्हें इस बात का भी जवाब कभी नहीं दूंगा, समझे? ये एक गहरी चाल है, लेकिन अब सूरत हाल जरा मुख्तलिफ हो गई है। मुझे तुम्हारे सिलसिले में अभी अपने चीफ से राब्ता कायम करना पड़ेगा और उसकी हदायत के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अली, मुझे जो हदायत तुम्हारे मामले से मिली है वो इतनी सिंजनी खेज है कि शायद तुम्हें गुमान भी ना हो। वो क्या? मुझसे कहा गया था कि अगर अली कभी मुझसे दस्तयाब हो जाए तो मैं उसे जिंदगी की कीमत पर अपनी कैद में रखूं। सॉरी अली, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा क्योंकि अब बात जरा मुख्तलिफ हो गई है। फाइल के बारे में अगर तुम बता दो तो बेहतर है, वरना मैं तुम्हें ये भी बता चुका हूँ कि अगर फाइल हमें ना भी मिली तो हमें उससे कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं। हाँ, उस फाइल से कहीं ज्यादा तुम कीमती हो हमारे लिए। मिस्टर आइन शलायर अगर ग्रीन पोल से राब्ता कायम नहीं कर पाते तो ये उनका अपना मसला है। हमारा काम तो सिर्फ ये था कि तुम ग्रीन पोल तक ना पहुंच सको और हम अब तक अपनी इस कोशिश में कामयाब रहे हैं। ये दूसरी बात है कि अभी तुमने मुझे टेम्पलर की मौत की इतला दे दी है, जबकि टेम्पलर ऐसा आदमी नहीं था कि उसे एक शख्स हलाक कर सके। अलबत्ता मुझे जो कुछ तुम्हारे बारे में बताया गया था, अब इस बात पर मुझे कोई ताज्जुब नहीं रहा है कि टेम्पलर तुम्हारे हाथों कत्ल हो गया। मेरे ज़हन में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी कि मेरे कत्ल की कोशिशें क्यों की जा रही थी, लेकिन ये भी मैं अब समझा था कि ओलिव हावर्ड को इस सिलसिले में मेरी यहाँ आमद की उम्मीद नहीं थी। ये तो सिर्फ इत्तफाकात थे कि एक बार फिर मैं उसके रास्ते पर आ लगा था। यहाँ इस्तांबुल में ओलिव हावर्ड के गिरगों या उससे मेरी इस तरह मुलाकात हो जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। ओलिव हावर्ड नहीं चाहता था कि आइन शलायर का राब्ता ग्रीन पोल से कायम हो सके और ग्रीन पोल में और उनमें मफामत हो सके। चुनाचे उसने उस शख्स को कत्ल करने का फैसला किया जो ग्रीन पोल से मुलाकात के लिए फाइल लेकर आ रहा था, और ये सिर्फ इत्तफाक था कि वो शख्स मैं था। बहर तो ओलिव हावर्ड की इस तरह एक बार फिर सामने आ जाने से मुझे थोड़ी सी बेचैनी हो गई थी और मैं सोच रहा था कि खतरात ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। हसन पाशा कुछ सोच रहा था, फिर उसने सामने खड़े हुए एक आदमी को चुटकी बजाकर अपने करीब बुलाया और कहने लगा, मिस्टर अली के लिए इंतहाई मुनासिब बंदोबस्त करना है। मेरा ख्याल है कि इनकी टांगे हमेशा के लिए मफलूज कर दी जाएं। इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं है। जाओ डॉक्टर थ्यूडल को बुला कर लाओ, थ्यूडल को सही सूरत हाल बता दो। सॉरी मिस्टर अली, इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है। हम आपकी ज़िंदगी नहीं ले रहे, ये आपके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, लेकिन आपकी ये टांगे हमेशा के लिए मफलूज कर दी जाएंगी, जिनसे आपके फरार का खदशा हो सकता है। और तुम्हारा ख्याल है कि मैं ये काम इत्मीनान से करा लूँगा? मैंने कहा,
हाँ, मेरा यही ख्याल है, हसन पाशा ने कहा। और इससे कबल कि मैं कुछ समझता, दफतन एक हल्की सी आवाज उभरी। पता नहीं उस बदबख्त ने क्या किया था। मेरे हाथ कुर्सी के हथों पर रखे हुए थे। फौरन ही कुर्सी के निचले हिस्से से 2 फुलादी हथकड़ियां निकली और मेरे हाथों की कलाइयों में कस गईं। मैंने कुर्सी समेत उठने की कोशिश की, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि कुर्सी के पाए जमीन में दफन है। चुनाचे मैं उठ नहीं सकता था। मैंने जोर लगाया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। फुलादी हथकड़ियों को अपने हाथों से निकालना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं फंस गया था। मैं हसन पाशा के बारे में अंदाजा लगा चुका था कि ये शख्स इंतहाई खतरनाक है और जो कुछ कहता है करने की सलाहियत रखता है। अगर वाकई मेरी टांगों को कोई नुकसान पहुंचा दिया गया। मेरा सांस तेजी से चल रहा था। हसन पाशा पुरख्याल निगाहों से मुझे घूर रहा था। फिर उसने कहा, तुम पाकिस्तानी हो ना अली? तुम्हें इससे क्या गरज? तुम जिन लोगों की गुलामी कर रहे हो उनके लिए मसरूफ अमल रहो। दरअसल मैं सिर्फ दौलत का गुलाम हूँ। चलो, मैं ये इतराफ किए लेता हूँ तुम्हारे सामने कि तुम्हारे बारे में ये हदायत मुझे ओलिव हावर्ड ने ही दी थी। अमेरिकन CIA से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं ओलिव हावर्ड के जाती दोस्तों में शामिल हूँ। और शायद तुम इस बात पर यकीन ना करो अली कि अब से तकरीबन 1 साल पहले, या शायद इससे भी कुछ ज्यादा या कम हुए होंगे, मुझे तुम्हारे बारे में हदायत दे दी गई थी। तुम्हारी तस्वीर इस तरह मुझे ज़हन नशीन करा दी गई थी कि तुम्हें एक निगाह देखते ही मुझे एकदम से शौक सा लगा। मुझसे कहा गया था कि अगर तुम कभी मेरे सामने आ जाओ तो मैं जिंदगी की कीमत पर तुम्हें काबू में करने की कोशिश करूं। ओलिव हावर्ड से तुम्हारा कोई लंबा झगड़ा है अली? मुझे तुम्हारे बारे में खासी तफसीलात बताई गई थी, लेकिन इस नुक्ता निगाह से कि अगर तुम सामने आओ तो मैं तुम्हें कोई मामूली आदमी ना समझूं, बल्कि ये समझ लूं कि मेरा साबका एक खतरनाक दुश्मन से है। ओलिव हावर्ड से तुम्हारा क्या झगड़ा है अली? और ओलिव हावर्ड जैसे आदमी को तुमने किस तरह जिच किया है? जरा मुझे उसकी तफसील तो बताओ। तुम बेवकूफ़ मालूम होते हो हसन पाशा। तुम्हारा क्या ख्याल है? अब इन हालात में भी मैं ज़बान खोलूंगा तुम्हारे सामने? नहीं, ठीक है, जो कुछ तुम मुझको ना बताना चाहो मैं उसके लिए तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मेरा मिशन तो अब तब्दील हो गया है। पहले तो कुछ और सूरत हाल थी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल वाकई मुझे गुमान भी नहीं था। यूं समझो मेरा एजाज मेरे लिए ही था। सॉरी अली, सॉरी, तुम गलत जगह आ फंसे, हसन पाशा ने कहा और अपनी कुर्सी से उठ गया। उसी वक्त दरवाजा फिर खुला और एक खुश शक्ल आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये भी मुकामी ही था। उसके हाथ में एक फर्स्ट एड बॉक्स टाइप की कोई चीज थी। उसने वो बॉक्स आगे आकर शाह रंग की मेज पर रख दिया और हसन पाशा की तरफ देखने लगा। सुनो, तुम्हें इस शख्स की टांगे हमेशा के लिए नाकारा कर देनी है। तुमने एक बार तज़किरा किया था एक ऐसी चीज का। हाँ, मुझे हदायत मिल गई थी सर, उसने जवाब दिया। तो फिर अमल करो, हसन पाशा ने कहा। और डॉक्टर ने थोड़ा सा पीछे हटकर बॉक्स में से एक शीशी निकाली जो एक इंजेक्शन था। फिर उसने एक सिरिंज निकालकर शीशी की दवा उस सिरिंज में खींच ली। स्याह रंग का ये रकीक सा स्याल न जाने क्या चीज थी, लेकिन उसके बारे में कहा जाता था कि ये मेरी दोनों टांगे हमेशा के लिए नाकारा कर देगा। हसन पाशा मेज के कोने से लगा खड़ा था और मेरी जानिब देख रहा था। मुझे अंदाजा था कि मेरी कोई कोशिश कारगर नहीं हो सकेगी। वो लोग अपने काम में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये सब कुछ होना नहीं चाहिए था और उसके लिए मैं आखिरी कोशिश कर लेने का ख्वाहिशमंद था। शुक्र था कि मेरे पांव आज़ाद थे। हरचंद के कुर्सी की डायरेक्शन कुछ ऐसी थी कि मैं कोई खास कार्रवाई नहीं कर सकता था, लेकिन डॉक्टर इतनी आसानी से तो मेरी टांगों में ये इंजेक्शन नहीं लगा सकेगा। मैंने सोच लिया और डॉक्टर ने सिरिंज को ऊपर करके देखा और हसन पाशा ने पिस्तौल निकालकर हाथ में ले लिया। अगर तुम्हारी तरफ से किसी भी किस्म की हरकत या जुम्बश हुई अली, तो फिर मैं इस बात के लिए मजबूर हो जाऊंगा कि तुम्हें मौत के घाट उतार दूं। तुम्हारी जिंदगी उस वक्त तक महफूज है जब तक कि तुम मेरी कैद में हो। तुम्हें ओलिव हावर्ड के हवाले कर दूंगा और उसके बाद ये मसला 100% हावर्ड के जिम्मे होगा, जबकि इससे कबल मुझे हदायत की गई थी कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। समझे? जिंदगी के कुछ लम्हात गनीमत जानो और अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश करो। मैं हसन पाशा के चेहरे की जानिब देख रहा था। शाह रंग के पिस्तौल का रुख मेरी पेशानी की जानिब था। डॉक्टर अपने काम से फारिग होने के बाद मेरी तरफ बढ़ने लगा। इतना बेबस मैं शायद जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। कोई ना कोई तरकीब ऐसी हो जाती, कुछ ना कुछ हो जाता कि मुझे जिंदगी बचाने का मौका मिल जाता। लेकिन अब अगर इस शख्स का कहना दुरुस्त था कि इंजेक्शन मेरे पैरों में इंजेक्ट हो गए, तो शायद मैं कुछ ना कर सकूंगा। हाँ, बेबसी का ये एहसास मेरे लिए बड़ा जानलेवा था। डॉक्टर वो इंजेक्शन लिए हुए मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गया और मेरे पैरों के नजदीक बैठ गया। हसन पाशा के रिवॉल्वर का रुख मेरी पेशानी की सिम था और मैं इस बात का जायजा ले रहा था कि डॉक्टर किस एंगल से मेरे पैरों के पास बैठ सकता है और मैं इस सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा क्या कोशिश कर सकता हूँ। मेरे बदन में शदीद सिनसनी दौड़ रही थी। दौरान खून बहुत तेज हो गया था। मुझे सिर्फ डॉक्टर के अपने पास बैठने का इंतजार था कि वो किस एंगल से बैठता है। उस पर मेरी बकिया जिंदगी का दारो मदार था।
अगर डॉक्टर किसी तरह सामने के रुख पर आ जाए तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। इस वक्त मेरे जूते की ठोकर कम अज कम डॉक्टर को नकारा तो कर ही देगी। उसके बाद जो कुछ होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ इसी का मुंतजिर था कि डॉक्टर मेरे पैरों के करीब पहुंच जाए, लेकिन वो काफी चालाक आदमी मालूम होता था क्योंकि वो अकब से मेरे नजदीक पहुंचा था। पीछे इतनी जगह नहीं थी कि मैं अपनी भरपूर ठोकर इस्तेमाल कर सकूं, और अब यूं महसूस हो रहा था जैसे तकदीर मेरे साथ जिंदगी का एक और मजाक शुरू करने वाली है। अगर वाकई मेरे पैर नकारा हो गए तो उसके बाद सच्ची बात तो यह है कि अली यार खान की शख्सियत खत्म हो जाएगी। भला एक अपाहज आदमी क्या कर सकता है। मैंने बेइख्तियारी के आलम में दोनों पांव उठाए और स्याह रंग की मेज के पाए पर जमा दिए जो मेरे सामने थी। दफतन मुझे महसूस हुआ जैसे स्याह रंग की मेज जमीन में फिक्स नहीं है, बल्कि मेरे पैरों के दबाव से वो आहिस्ता से हिली थी। मेज के हुजम और उसके वजन का अंदाजा लगाने का इस वक्त मौका नहीं था। जिंदगी बचाने के लिए एक वहशियाना जिद्दोजहद और मजनूनाना कोशिश ही इस वक्त कारआमद हो सकती थी। चुनाचे मैंने फुर्ती से पीछे खिसक कर दोनों पांव मेज की टाप पर जमाए और फिर अपनी तमाम तर कुव्वत सर्फ करके मेज को जोर से उलट दिया। मेज के कोने से चूंकि हसन पाशा लगा हुआ था और उसे इस बात की तवक्को नहीं थी कि मैं ऐसी कोई कार्रवाई कर लूंगा। इसके अलावा मेरी मदद जमीन में फिक्स कुर्सी ने भी की थी, जिसकी पुष्ट से अपनी पुष्ट लगाकर मैंने अपनी तमाम तर कुव्वत मुइत्तमे कर ली थी। और आसमानों में मौजूद मेरे खुदा ने भी जो मेरी बेबसी को महसूस कर चुका था। मेज पूरी कुव्वत से उल्टी और हसन पाशा उसकी जद में आ गया, लेकिन इस दरारी तौर पर उसका हाथ भी ट्राइगर पर दब गया था और उसका निशाना दरवाजे पर खड़ा हुआ वो शख्स बन गया जो इन हालात की निगरानी कर रहा था। मैं मेज उलटने के अलावा और कुछ न कर सका। कुर्सी पर से उठना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन तकदीर कुछ और ही खेल खेलना चाहती थी। दफादनी एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और दरो दीवार लरज गए थे। हसन पाशा जो मेज के नीचे गिरा हुआ था और अब उठने की कोशिश कर रहा था, एक बार फिर गिर पड़ा। दरवाजा अपनी जगह से उखड़कर नीचे आ रहा था। डॉक्टर भी इख्तियार उठा और बाहर की तरफ लपका, लेकिन इस कोशिश में वो दूसरे आदमी से टकरा गया जो दरवाजे पर जमा हुआ था और अब अपने उस साथी को संभालने की कोशिश कर रहा था जिसको गोली लग गई थी। एकदम तूफान सा आ गया था, सभी मुंतशिर हो गए थे, लेकिन बदकिस्मती से मैं अपने हाथों की हथकड़ियां खोलने में कामयाब नहीं हो सका था। फिर दूर कहीं फायर की आवाज सुनाई दी। एक फायर, दो फायर, तीसरे फायर के बाद तड़ातड़ गोलियां चलना शुरू हो गईं। उन गोलियों में इंसानी चीखों की आवाजें भी उभर रही थी, रुस्वानी और मर्दाना चीखें। हसन पाशा बुरी तरह दौड़ा, देखो देखो क्या हो रहा है। उसके बाद वो भी अपने आप को संभाल कर बेइख्तियाराना बाहर दरवाजे की जानिब दौड़ गया था। दरवाजे के करीब पड़ी हुई लाश से उसे जोरदार ठोकर लगी और वो गिरते गिरते बचा, लेकिन उसके बाद संभल कर बाहर निकल गया। अब कमरे में सिर्फ मैं रह गया था या फिर उस शख्स की लाश पड़ी हुई थी जो हसन पाशा की गोली का शिकार हुआ था। गोली शायद किसी ऐसे मुकाम पर लग गई थी कि उसकी फौरी मौत वाक़ई हो गई थी। मैंने एक बार फिर बेबसी से अपनी हथकड़ियों को देखा जो मुझे इस मौके से फायदा उठाने से रोक रही थी, लेकिन कोई हल नहीं था मेरे पास। चंद लम्हात ही गुजरे थे कि दफअतन एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा स्याह नकाब में छुपा हुआ था। खासे तनोतोष का मालिक मालूम होता था, लेकिन इंतहाई फुर्तीला। अंदर दाखिल होते उसने फुर्ती से दरवाजा बंद कर दिया और फिर कमरे में निगाहें दौड़ाने लगा। न जाने क्यों मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे मुखालफों में से नहीं है। उसकी हरकतों सकरात से यही अंदाजा हो रहा था। मुझे देखकर वो मेरे करीब पहुंचा और फिर मेरे हाथों में पड़ी हथकड़ियों को देखने लगा। उसकी निगाहें हथकड़ियों से हटकर इधर उधर भटकने लगी। मैंने ये अंदाजा तो लगा लिया था कि ये शख्स कम अज कम मुझे नुकसान पहुंचाने वालों में से नहीं। चुनाचे मैंने आहिस्ता से कहा, उसने उस मेज के पीछे बैठे बैठे कोई कार्रवाई की थी जिसकी बिना पर ये हथकड़ियां मेरे हाथों में पड़ गईं। मेरी बात सुनते ही नकाब पोश उस तरफ बढ़ गया जिधर मेज उल्टी पड़ी थी। उसने मेज को सीधा किया और फिर उसकी निचली सतह पर कुछ तलाश करने लगा। चंद ही लम्हे बाद क्लिक की हल्की सी आवाज के साथ हथकड़ियां खुल गईं और मैं फिर फुर्ती से खड़ा हो गया। तुम्हारा शुक्रिया दोस्त, इस इमदाद को मैं कभी फरामोश नहीं कर सकूंगा।